कहानी शुरू होती है 23 सितंबर 2024। जगह बेंगलुरु में स्थित वैलिकल नाम का एक एरिया, जहां पे एक बंद फ्लैट से नाक के बाल जला देने वाली बदबू आ रही थी। उस फ्लैट में 29 साल की एक लड़की, जिसका नाम महालक्ष्मी था, वो रह रही थी। अब यहाँ पे ओनर महालक्ष्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसका कॉल जो वो कोई भी नहीं उठाता। अब यहाँ पे फ्लैट ओनर को कुछ ज्यादा ही शक होता है, जिस वजह से वो एग्रीमेंट पे लिखे इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करता है, जो कि था उस लड़की के माँ का। और यहाँ पे फ्लैट ओनर उसकी माँ को सारी बातें बता देता है। अब महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन दोनों उस फ्लैट के पास पहुंच जाते हैं। अब इनके पास फ्लैट की एक स्पेयर की होने की वजह से वो लोग उस फ्लैट का ताला खोल देते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उस फ्लैट के अंदर से ऐसी बदबू आने लगी कि लोग जो वो उस फ्लैट से दूर भागने लगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत करके महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन जो वो फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं। अब जो कुछ उनके सामने नज़ारा होता है, फ्लैट के अंदर सारी चीज़ें जो वो इधर उधर बिखरी हुई थी। किचन के अंदर कीड़े जो वो रेंग रहे थे। अब यहाँ पे महालक्ष्मी की बहन जो वो बदबू कहाँ से आ रही है इसके बारे में चेक करने लगती है। तो यहाँ पे वॉशरूम में जाकर देखते तो वहाँ से भी नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे उनकी नज़र गिरती है एक फ्रिज के ऊपर। अब यहाँ पे महालक्ष्मी की बहन जो वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलने के बाद फ्रिज के अंदर का जो नज़ारा था वो देखने के बाद महालक्ष्मी की बहन के और उसकी माँ की दोनों की चीखें निकल जाती है। जो कुछ नज़ारा उन्होंने देखा वो शायद ही वो ज़िंदगी भर कभी भूल पाएंगे। उस फ्रिज के अंदर कटी हुई मौजूद थी महालक्ष्मी, जहाँ पे उसके बॉडी पार्ट्स को फ्रिज के अंदर रखा गया था और फ्रिज के ऊपरी हिस्से में उसके सर को रखा गया था। दोस्तों, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस लड़की की माँ के ऊपर क्या बीती होगी। हम किसी अपने को इस हालत में देख भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इस माँ ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा। वो चीखते हुए उस फ्लैट से बाहर भाग जाती है। अब यहाँ पे जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो लोग जो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाले भी घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू थी। अब यहाँ पे डबल मास्क लगाकर पुलिस वाले जो वो घर के अंदर दाखिल होते हैं, और यहाँ पे जो कुछ वो सामने नज़ारा देखते हैं, यहाँ पे पुलिस वालों के पैरों तले भी ज़मीन हिल जाती है, क्योंकि पुलिस वालों ने भी अपने करियर में ऐसा नज़ारा पहली बार ही देखा। अब ये केस देखने के बाद आसपास के लोगों को 2022 वाला वो केस याद आया, यानी कि श्रद्धा वलावलकर और आफ्ताब का, जहाँ पे आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके ऐसे ही फ्रिज में रखे हुए थे। अब ये केस जो वो दोबारा से लोगों के जहन में आने लगा, और किसी तरह से उस फ्रिज को वहाँ से निकालते और फॉरेंसिक लैब के लिए उस फ्रिज को भेज देते। अब ये केस क्या था, कौन थी ये महालक्ष्मी, किसने उसे इतनी बड़ी बेरी में से मारकर ऐसे फ्रिज में डाल दिया, और क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को जो वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक बेहतरीन कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस फ्लैट के अंदर रह रही थी 29 साल की महालक्ष्मी नाम की एक लेडी, जो कि प्रॉपर नेपाल से बिलोंग करती है, लेकिन काम के सिलसिले में वो बेंगलोर में ही सेटल हो जाती है। अब यहाँ पे महालक्ष्मी के बारे में बात करें तो 2019 में उसकी शादी हेमंत दास नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि नेपाल का ही था। अब यहाँ पे कुछ टाइम तक वो लोग नेपाल में ही रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अच्छी करने के लिए और ज़्यादा कमाई के लिए ये लोग बेंगलोर में आकर सेटल हो जाते हैं। अब इन दोनों की शादी जो थी वो फैमिली की मंजूरी से हुई थी, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक अरेंज मैरिज थी। अब ये लोग बेंगलोर आने के बाद हेमंत जो है वो एक बड़े से मोबाइल शॉपिंग में काम करने लगता है, और वहीं महालक्ष्मी एक बड़े से मॉल के अंदर एक ब्यूटी प्रोडक्ट का शॉप था, उसके अंदर वो टीम लीडर करके काम करने लगती है। अब यहाँ पे दोनों की जिंदगी जो वो कुछ टाइम पे काफी अच्छी चलती है, और वही उन्हें एक छोटी सी बेटी भी होती है। 2023 तक इन दोनों का रिलेशन जो वो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन 2023 आते आते इन दोनों के बीच जो वो झगड़े बढ़ने लगे। अब यहाँ पे झगड़े का सबसे बड़ा रीजन था वो थी महालक्ष्मी, कि यहाँ पे हेमंत को जो वो महालक्ष्मी के ऊपर काफी शक था कि उसका जो वो बाहर किसी लड़के के साथ जो वो अफेयर चल रहा है। लेकिन महालक्ष्मी जो वो यहाँ पे उसकी बात को हमेशा डिनाई करती थी। लेकिन हेमंत के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिससे कि ये साबित होता था कि महालक्ष्मी का जो वो बाहर बाकी और मर्दों के साथ भी अफेयर चल रहा है। और यहाँ पे इन दोनों के झगड़े जो वो काफी बढ़ने लगे, और इसी झगड़ों के चलते महालक्ष्मी जो वो अपने पति का घर छोड़ देती है और अपनी बहन और अपनी माँ के पास जाकर कुछ टाइम के लिए रहने लगती है। अब यहाँ पे माँ और अपनी बहन के साथ रहने के बाद महालक्ष्मी बेंगलोर में ही स्थित एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है वैलिकल, उस एरिया में एक फ्लैट जो वो रेंट पे लेती है, और वहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ जो वो जाकर रहने लगती है, जहाँ पे महालक्ष्मी की बेटी उसके साथ 4 या 5 महीने तक रहती है। लेकिन उसके बाद महालक्ष्मी अपनी बेटी को उसके फादर के हवाले कर देती है, यानी कि अभी उस फ्लैट के अंदर महालक्ष्मी जो वो अकेले ही रह रही थी।
अब जिस जगह महालक्ष्मी रह रही थी वहां के आसपास के लोगों के साथ उसका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। लोग कहते थे कि वो सुबह ऑफिस चली जाती थी और देर रात तक वापस आती थी। लेकिन यहाँ पे आसपास के लोगों ने कुछ ऐसी चीजें भी नोटिस की थी, जहां पे उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि महालक्ष्मी के साथ एक लड़का था जो उसे हमेशा लेने के लिए और छोड़ने के लिए आता था, और वो लड़का कई दिन तक उसके घर के अंदर भी रहा है। अब ये क्लू जो वो पुलिस वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे पुलिस वाले महालक्ष्मी की पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसके सीसीटीवी फुटेज, उसकी सीडीआर और उसके कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया जाता है। अब पुलिस वालों का पूरा शक जो उस लड़के के ऊपर भी जा रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे पुलिस वाले उसके हस्बैंड के ऊपर भी शक कर रहे थे, यानी कि हेमंत दास पे भी पुलिस वालों को काफी शक था, जिस वजह से वो हेमंत दास को पुलिस स्टेशन बुलाते और यहाँ पे वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अपनी वाइफ के साथ झगड़ा था, शायद तुमने उसी झगड़े के चलते अपनी बीवी को मार दिया। लेकिन अब यहाँ पे हेमंत जो वो पूरी तरह से निर्दोष होता है, वो यहाँ पे पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है कि वो उस दिन कहाँ था। लेकिन जब पुलिस वाले हेमंत की बातों को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि हेमंत जो वो सच बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे हेमंत जो वो पुलिस वालों को कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि पुलिस वालों को इस केस में काफी हेल्प करने वाली थी। मेरे और महालक्ष्मी के अलग होने का सबसे बड़ा रीजन था, वो था महालक्ष्मी के अफेयर्स। मुझे शक था कि उसका और उसके स्टोर मैनेजर के साथ जो वो अफेयर चल रहा है, और उसी के साथ साथ हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, उसके साथ भी उसका अफेयर चल रहा है। और यहाँ पे तीसरा एक ऐसा शख्स था जो कि मेन रीजन था हम दोनों के अलग होने का। मैंने महालक्ष्मी के मोबाइल पे उस लड़के के साथ में कुछ ऐसे चैट्स पढ़े, जो कि पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है, इन दोनों का एक रिश्ता है, और इसी वजह से मैंने महालक्ष्मी से अलग हुआ। और यहाँ पे पुलिस वाले जब हेमंत की बातों को इन्वेस्टिगेट करते तब उनके सामने एक नाम आता है, वो नाम था अशरफ। और ये अशरफ महालक्ष्मी के साथ उसी मॉल के अंदर उस दुकान में काम करता था। और जब महालक्ष्मी का सीडीआर निकाला गया तो वहाँ पे अशरफ का नाम भी सामने आया, यानी कि ये दोनों भी जो वो एक दूसरे के साथ फोन पर काफी देर तक बातें करते थे। अब जैसे ही ये एंगल बाहर आया तो यहाँ पे मीडिया ने अशरफ को घेर लिया और हमारे सामने केस आया आफ्ताब और श्रद्धा का, जो कि एक अलग कास्ट में प्यार करने के बाद उस लड़की को मार दिया गया। अब यहाँ पे इस केस को भी इसी तरीके से देखा जा रहा था। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो मीडिया से बचते बचाते अशरफ को जो वो उठा लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि बताओ तुमने उसे क्यों मारा। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि महालक्ष्मी के साथ उसका रिलेशन था, यानी कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने महालक्ष्मी को नहीं मारा। बल्कि इन दोनों के रिश्तों के बारे में जब हेमंत को पता चला तब हेमंत ने अशरफ के खिलाफ जो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की थी, और उसी कंप्लेंट के बाद उसने महालक्ष्मी से जो वो दूरियां बनानी शुरू की। अब पुलिस वाले अशरफ की बातों को जब वेरीफाई करते तब पता चलता है कि अशरफ जो वो सच बोल रहा है। उसका सीडीआर भी चेक करते हैं, उसकी लोकेशन भी चेक करते हैं, जो कि उस घर से जो वो काफ़ी दूर थी और वो अपने काम पे था। तो यहाँ पे अशरफ जो वो पूरी तरह से बेकसूर साबित होता है और यहाँ पे मीडिया में भी बताया जाता है कि अशरफ ने जो वो यहाँ पे मर्डर नहीं किया है। अब यहाँ पे हेमंत भी बेकसूर था, अशरफ भी बेकसूर था। तो अब यहाँ पे दो लोग जो वो वापस से हिट लिस्ट पे आते हैं, जो कि था स्टोर मैनेजर और इनका कॉमन फ्रेंड। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो उसी शॉप पे पहुंचते और स्टोर मैनेजर को उठा लेते और यहाँ पे स्टोर मैनेजर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते। तो यहाँ पे पता चलता है कि वो स्टोर मैनेजर भी जो वो अपने काम पे ही था और उसका इस मर्डर से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। और जिस कॉमन फ्रेंड के बारे में बात की थी वो कॉमन फ्रेंड को भी उठाया जाता है और वो भी यहाँ पे पूरी तरह से बेकसूर निकलता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को उस शॉप से एक और बात पता चलती है कि महालक्ष्मी जो वो 1 सितंबर को शॉप पे आई थी, यानी कि काम पे आई थी, लेकिन 2 सितंबर को वो काम पे नहीं आई। और उसी के साथ साथ उस शॉप में एक लड़का काम करता था जो 2 सितंबर को वो भी काम पे नहीं आया था। और यहाँ पे बताया गया कि महालक्ष्मी जो वो उसी के साथ गई थी। अब पुलिस वाले दोबारा से महालक्ष्मी का सीडीआर निकालते और यहाँ पे उनके सामने एक नाम आता है जो था मुक्ति रंजन रॉय। अब यहाँ पे पुलिस वाले मुक्ति रंजन रॉय के मोबाइल पे कॉल करते तो यहाँ पे उसका फोन जो वो स्विच ऑफ आता है। मुक्ति रंजन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें बेंगलोर में स्थित उनके एक भाई के बारे में पता चलता है जिसका नाम था स्मृति रंजन रॉय। अब यहाँ पे पुलिस वाले उसके पास पहुंचते और उससे उसके भाई के बारे में पूछने लगते और यहाँ पे स्मृति रंजन जो वो पुलिस वालों को पूरी कहानी बता देता है कि उसके भाई का और महालक्ष्मी का क्या रिलेशन था और उसके बाद उसके भाई ने महालक्ष्मी के साथ क्या किया। तो कहानी की शुरुआत होती है 6 महीने पहले से, जहाँ पे मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की जो वो पहली बार मुलाकात होती है।
अब यहाँ पे दोनों एक ही शॉप में काम करने की वजह से इन दोनों की बार बार मुलाकात होती थी और यहाँ पे मुक्ति रंजन जो वो महालक्ष्मी के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भी लाता था, जिस वजह से महालक्ष्मी जो वो मुक्ति रंजन की ओर जो वो अट्रैक्ट हो रही थी और उसी के साथ साथ मुक्ति रंजन भी जो वो महालक्ष्मी की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और यहाँ पे ये दोनों जो वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। महालक्ष्मी के आसपास के लोगों ने जिस लड़के का जिक्र किया था वो यही मुक्ति रंजन था, जो महालक्ष्मी के साथ उसके घर में कई दिनों तक रहता था। अब यहाँ पे मुक्ति रंजन जो वो महालक्ष्मी से काफी प्यार करता था, उसे महालक्ष्मी के पास के बारे में पता था, लेकिन उसे उसके पास से कोई लेना देना नहीं था, वो बस उससे प्यार करता था। लेकिन एक दिन मुक्ति रंजन को महालक्ष्मी के बारे में कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे कि उसके पैरों तले जमीन हिल जाती है। जी हाँ, महालक्ष्मी जो वो घंटों तक किसी के साथ फोन पे बातें करती है। जब भी वो काम पे भी होती थी तब भी वो फोन पे किसी से देर तक बातें करती थी। अब इस बारे में मुक्ति रंजन जो वो महालक्ष्मी को पूछता था तो महालक्ष्मी जो वो उससे झगड़ा करती थी। वो कहती थी कि तुम इस बारे में जानकर क्या करोगे, मेरी लाइफ है, मुझे मेरी लाइफ का स्पेस चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुक्ति रंजन जो वो उससे बेहद प्यार करता था। दोस्तों, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हम किसी को छोड़ भी नहीं सकते और ना ही उसके साथ रह भी सकते। अब ऐसे कुछ सिचुएशन में जो वो मुक्ति रंजन आ चुका था, लेकिन यहाँ पे महालक्ष्मी जो वो मुक्ति रंजन को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुक्ति रंजन जो वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देता था और यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ देखकर महालक्ष्मी जो वो मुक्ति रंजन से कहती थी कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन महालक्ष्मी के जिस तरीके से रवैया था, उसका बाहर के लड़कों के साथ जो अफेयर जो उसका सामने आ रहा था, वो जो कुछ सब सामने देख रहा था, उससे उसे महालक्ष्मी के साथ शादी करने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे दूसरी एक और वजह थी महालक्ष्मी का शॉर्ट टेम्पर। वो इतनी ज्यादा गुस्से लड़की थी कि वो कभी कभी मुक्ति रंजन के ऊपर हाथ भी उठाती थी। वो बाहर है या घर पे ये सब चीजें नहीं देखती थी, बस उसको गुस्सा आया तो वो उसी वक्त गुस्सा निकालती थी और कई बार तो उसने मुक्ति रंजन के ऊपर हाथ भी उठाया। अब यहाँ पे मुक्ति रंजन को भी इस सब चीज़ों का काफ़ी गुस्सा था मन में, लेकिन झगड़ा होने के कुछ टाइम के बाद दोनों में जो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी और दोनों दोबारा से एक हो जाते थे। अब इसी बीच एक बार ऐसे ही झगड़ा हुआ था और यहाँ पे मुक्ति रंजन चाहता था कि वो महालक्ष्मी से मिलकर इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, जिस वजह से वो महालक्ष्मी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। और यहाँ पे 2 सितंबर को ये दोनों जो वो उसी के घर में यानी कि महालक्ष्मी के घर में दोनों मुलाकात करते हैं और यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा और यहाँ पे ये दोनों जो वो दोबारा से बातें करने लगते हैं और बातों बातों में यहाँ पे महालक्ष्मी जो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाती है और वो मुक्ति रंजन को थप्पड़ मार देती है, यानी कि मुक्ति रंजन को मारने लगती है। और यहाँ पे मुक्ति रंजन को जो वो इस बात का पहले से गुस्सा था और यहाँ पे इसी गुस्से के चलते उसने एक भारी चीज से महालक्ष्मी के सर के ऊपर वार कर दिया और वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, उसने महालक्ष्मी का गदा दबाकर उसे पूरी तरह से मार दिया। अब जब यहाँ पे मुक्ति रंजन का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो यहाँ पे उसने ये सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब उसके हाथ से ये हो चुका था। अब वो चाह रहा था कि इस बॉडी को किसी तरह से ठिकाने लगाए। पहले तो उसने सोचा कि महालक्ष्मी ने जो वो सुसाइड किया है ऐसे लोगों को दिखाऊं, इसलिए उसने उसकी डेड बॉडी को जो वो पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन उस घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि वो डेड बॉडी को पंखे से लटका सके। इसलिए यहाँ पे वो यूट्यूब पे भी सर्च करने लगा कि डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब पूरी रात सोचने के बाद वो इस बात पे तय हो जाता है कि उसके बॉडी के टुकड़े करके फ्रिज के अंदर भर दूंगा और उसके बाद जो वो एक एक करके बाहर फेंक दूंगा। और अब यहाँ पे वो एक बर्तन की दुकान से जो वो बड़ा सा चाकू खरीद लेता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जब उस बर्तन दुकान में जाते हैं और वहाँ के CCTV से भी यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि मुक्ति रंजन यहाँ पे आया था और उसने यहाँ से चाकू खरीदा था और उसी के साथ साथ उसने एक बड़ी सी सूटकेस भी खरीदी थी। लेकिन वो सूटकेस का यूज़ नहीं करता क्योंकि जिस जगह महालक्ष्मी रहती थी वो एरिया जो वो काफ़ी लोगों से भरा हुआ था, यानी कि देर रात तक लोग भी जागे रहते थे, जिस वजह से वो उस बैग में डालकर फेंकने का जो उसका प्लान था वो प्लान को वो डिनाई करता है और यहाँ पे उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके उन डेड बॉडीज को जो वो फ्रिज के अंदर भर देता है। अब यहाँ पे मुक्ति रंजन जो वो इतना शातिर था कि उसने घर के जितने भी कहीं पे खून पड़ा था उन खून को इतने अच्छी तरीके से साफ किया था, किसी भी तरह का खून का एक बूंद भी जो वो खून की बूंद उस फ्लैट के अंदर नहीं थी। और फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी की डेड बॉडी को रख कर वो बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल जाता है। अब मुक्ति रंजन जो वो कोई शातिर गुनहगार तो था नहीं, इसलिए उसके दिल में जो वो ये बात गिल्ट कर रही थी कि उसने एक लड़की की जान ली। अब ये बात जो वो उसे बार बार खाई जा रही थी। इसी बात के चलते वो अपने भाई स्मृति रंजन के पास जाता है और स्मृति रंजन को जो कुछ घटना हुई उसके बारे में वो सारी बातें स्मृति रंजन को बताता है और कहता है कि तुम भी ये बेंगलोर शहर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद मुक्ति रंजन जो वो उड़ीसा के मेहराम इस जगह जाता है जहाँ पे उसका भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वो उसके हॉस्टल में कुछ दिन तक रहता है। अब यहाँ पे जो उसका छोटा भाई था
सत्यारंजन, उसे भी पता चलता है कि अपना भाई जो वो काफ़ी परेशान है और यहाँ पे वो अपने भाई से परेशानी की वजह पूछता है और यहाँ पे मुक्ति रंजन जो वो उसे सारी बातें बता देता है। अब तब तक ये न्यूज़ जो वो मीडिया में आ चुकी थी और यहाँ पे मुक्ति रंजन ने वो मीडिया में पूरी न्यूज़ देख भी ली थी और उसे इस बात का पता था कि पुलिस वाले जो वो आज ना कल उसके घर तक ज़रूर पहुँचेंगे। अब यहाँ पे मुक्ति रंजन को अपने साथ साथ अपने फैमिली की भी काफ़ी फिक्र थी। उसके हाथ से जो कुछ हुआ वो उसने गुस्से में किया, वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट था। अब मुक्ति रंजन जो वो अपने भाई का हॉस्टल भी छोड़ता है और वो सीधे अपने गाँव निकल जाता है। गाँव आने के बाद रात में वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद ऐसे ही बैठा होता है, तब उसकी माँ को लगता है कि बेटा जो वो काफ़ी परेशानी में है और यहाँ पे वो मुक्ति रंजन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तो मुक्ति रंजन जो वो सारी बातें जो वो माँ को बता देता है, लेकिन यहाँ पे वो ये बात नहीं बताता कि उसने मर्डर जो वो किस तरीके से किया है। देर रात में उसके माँ बाप जब सो जाते हैं तब मुक्ति रंजन जो वो उसके डैड की बाइक लेता है, उस घर से कुछ दूर एक शमशान है, उस शमशान के पास जाकर वो बाइक को रुका देता है और एक पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड करता है। अब दूसरे दिन गांव के लोग जब वहां से जा रहे थे वो ये सब कुछ नज़ारा देखते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को इत्तला की जाती है, पुलिस वाले आते हैं और यहाँ पे पुलिस वालों को एक बाइक नज़र आती है और उसी के साथ साथ एक बैग भी नज़र आती है। जब उस बैग को खोला जाता है तो उसके अंदर एक डायरी थी जिसमें टूटी फूटी अंग्रेजी में मुक्ति रंजन ने जो कुछ किया, जो सब कुछ उस बुक में लिखा था, यानी कि किस तरीके से महालक्ष्मी उसकी ज़िंदगी में आई और क्या कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद उसने महालक्ष्मी को कैसे मारा, ये सारी चीज़ें जो वो उसने उस डायरी में लिखी हुई थी। अब तब तक बेंगलुरु पुलिस वाले भी मुक्ति रंजन का पता लगाते हुए उसके गांव तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे उनको मुक्ति रंजन की डेड बॉडी मिलती है। अब ये केस जो वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था। जिसने महालक्ष्मी को मारा उसने भी अब सुसाइड किया है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो वो यहाँ पे खत्म हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। मुक्ति रंजन ने जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें लिखा था उसने कि महालक्ष्मी जो वो उसे जान से मारना चाहती थी और इसी के चलते उसने खुद को बचाने के लिए महालक्ष्मी को मारा। अब यहाँ पे पुलिस वालों के सामने ये एक ज्यादा सवाल था कि क्या सच में महालक्ष्मी जो वो मुक्ति रंजन को मारना चाहती थी, तो ये एक सेल्फ डिफेंस वाला केस बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुक्ति रंजन से तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे अभी आपको मैसेज करना है कि बताना है कि एक्चुअल में गलती किसकी थी, महालक्ष्मी की थी या फिर मुक्ति रंजन की थी। अब यहाँ पे उसी के साथ साथ जब वो मुक्ति रंजन का भाई जिसका नाम था स्मृति रंजन, उसने भी गलती की। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने पुलिस वालों को बता देना चाहिए था, एटलीस्ट उसका भाई जो यहाँ पे जिंदा तो रहता। लेकिन हालांकि ऐसी सिचुएशन में जो वो लोग हमेशा अपनों का साथ देते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि जहाँ पे स्मृति को पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर वो पहले ही पुलिस वालों को बता देता तो शायद आज मुक्ति रंजन जो वो जिंदा होता। मुक्ति रंजन ने जो कुछ किया वो सच में गलत था। वो चाहता तो महालक्ष्मी के खिलाफ जो वो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता था कि महालक्ष्मी जो वो उसे ऐसे टॉर्चर कर रही है और वो उससे अलग होना चाहता है। अगर वो न्याय को पकड़ कर जाता तो शायद आज महालक्ष्मी भी जिंदा होती और ये भी जिंदा होता और यहाँ पे ये केस जो वो इतना बड़ा नहीं होता। इस कहानी से जो वो एक ही सीख मिलती है कि भाई अपनी शादीशुदा जिंदगी के अलावा कोई और रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। अगर रखोगे तो शायद ऐसा अंजाम होगा। इसलिए पूरा ध्यान जो वो अपने फैमिली के ऊपर होना चाहिए, अपने बीवी के ऊपर होना चाहिए, अपने हस्बैंड के ऊपर होना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर होना चाहिए, ताकि आदमी जब ऐसी चीज़ों के लिए पीछे नहीं पड़ता। और अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर पैर फिसल ही गया तो याद रखिए इसका अंजाम भी जो वो काफ़ी बुरा होता है। तो यहाँ पे जो महालक्ष्मी का जो अंजाम हुआ, शायद ऐसे बहुत सी केसेस है जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से जो वो यहाँ पे घर जो वो पूरी तरह से बर्बाद हुए। अब यहाँ पे महालक्ष्मी के गलती की वजह से 3 घर जो वो यहाँ पे बर्बाद हुए। एक खुद की महालक्ष्मी का, एक यहाँ पे उसके हस्बैंड हेमंत का और यहाँ पे मुक्ति रंजन का। तो सोच सकते हैं कि एक गलत कदम जो वो कितना बड़ा पश्चाताप करा सकता है। तो दोस्तों आपको एक कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई कहानी के साथ।